तो देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 4 में अपने देखते हैं राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919। हमने किसान आंदोलन पढ़ लिए, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लिए। अब कुछ राजनीतिक प्रक्रिया के अनुसार आंदोलन होते हैं, उनको देखते हैं 1857 से 1919 के बीच। देखिए 1857 के बाद काफ़ी राजनीतिक प्रयास किए गए भारतीयों के द्वारा, क्योंकि भारत के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी दिल से गुलामी स्वीकार नहीं की थी अंग्रेज़ों की। भारत की संस्कृति, यहाँ की नीति रीति रिवाज अंग्रेज़ों से काफ़ी अलग थे। इसलिए भारत क्या है, लगातार या भारत के लोग जो हैं वो लगातार उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए प्रयास जो है वो शुरू होता है 1875 में इंडियन एसोसिएशन के रूप में। इंडियन एसोसिएशन 1875 में इसकी शुरुआत की गई। 1876 में इसका कलकत्ता में क्या है, एक अधिवेशन होता है, जहाँ पर तकरीबन 800 से ज़्यादा लोग क्या हैं एकत्रित होते हैं। एक जैसी विचारधारा रखने वाले, एक जैसी नीति रखने वाले लोग जो हैं वो भारत के सुधार के लिए, भारत के समाज में सुधार करने के लिए, यहाँ के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या है कार्य करना शुरू करना चाहते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं 1876 के इस अधिवेशन। लेकिन यह प्रयास कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास नहीं था। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास शुरू होता है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी शुरुआत 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी शुरुआत होती है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। और इसका कारण क्या था? पहली बात तो ये कि ये भारतीय सिविल सेवा से रिटायर था, सिविल सेवा से रिटायर अधिकारी था। और ये शुरुआत या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों बनाई गई? दरअसल ये पार्टी जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनवाई गई थी। और इसके पीछे अंग्रेज़ों का विचार ये था कि जो क्रांतिकारी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने मन की भड़ास निकाल लेंगे भाषण देकर, और जो उनकी नीतियां हैं, उनके जो विद्रोह करने के कार्य हैं या उनकी जो समस्याएं हैं वो हमारे पास पहुंचती रहेगी, ताकि हमारा यहाँ से शासन हटने का क्या है, अगर वो विचार करते हैं तो हम उसको दबा सकें। यानी यहाँ के क्रांतिकारी या जो आज़ादी के विचार हैं उनको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने ही इसकी शुरुआत करना शुरू की। अब 1885 में ए.ओ. ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं और नेक्स्ट 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन करते हैं। कहाँ पर? बम्बई में। इसका प्रथम अधिवेशन होता है बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और यह क्या है, शुरुआत करते हैं इसका जो पहला मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि भारत के जो भी लोग हैं उनकी समस्याओं को अंग्रेज़ों के सामने रखकर या अंग्रेजी संसद में उन समस्याओं को रखकर जो भारतीय सरकार है, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई जा रही भारतीय सरकार है, उसको जब सजग किया जाए कि यहाँ के लोगों के जो अधिकार हैं, यहाँ के लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा कर सके। इसके अलावा यह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सालों तक ही एक भाग में चलती रही। बाद में क्या है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो है गरम दल और एक है नरम दल। तो पहली जो विचारधारा है उदारवादी या जो नरम दल है, उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो शासनकाल इसका रहता है 1885 से 90 तक। या उदारवादी विचारधारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है वो 1885 से 1890 तक रहती है। इसमें जो मुख्य नेता थे वो एक तो अपने व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता इसके छाए हुए नेता थे इस
उदारवादी विचारधारा के, या इसको भिक्षावर्ती राजनीति भी कहते हैं, क्योंकि ये जो विचारधारा के लोग थे, दादा भाई नौरोजी या ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे के सारे मांगने की प्रक्रिया वाले थे कि हम हमारी चीज़ों को मांग रहे थे वो लगातार अंग्रेज़ों के द्वारा, और जिनमें से कुछ स्वीकार की जाती थी या नहीं की जाती थी, ये सिर्फ क्या है, हमारी मांगों को प्रार्थना पत्र के रूप में अंग्रेज़ों तक पहुंचाने वाले थे। दूसरा, इस विचारधारा के लोग जो थे उनमें ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोग थे या उच्च वर्गीय लोग थे, जिनमें वकील, डॉक्टर, शिक्षक या पढ़े लिखे लोग थे, जिनका सीधा संपर्क लोगों से नहीं था, जनसाधारण से नहीं था, वो सिर्फ महत्वपूर्ण पदों वाले व्यक्तियों के संपर्क वाले लोग थे। दूसरा, इस विचारधारा के जो लोग थे वो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, उल्टा ये चाहते थे कि अंग्रेजी शासनकाल हमारे भारत से जाए ही ना। इस विचारधारा के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी जो शासनकाल है वो भारत से जाए ना। कारण क्या समझते थे ये लोग? डरते थे कि अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो व्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, भारत संभल नहीं पाएगा। इनका मानना ये था, उदारवादी विचारधारा के लोगों का मानना ऐसा था। लेकिन ऐसी मान्यता ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, और गरम दल के जो लोग हैं, नेता जो हैं, वो गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो भी क्या है, अपना पक्ष लेकर अब सामने आते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कौन कौन है, जैसे इनमें फिरोज शाह है या दादा भाई नौरोजी वगैरह थे, वैसे ही उनमें फेमस हमारे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक सबसे महत्वपूर्ण, और विपिन चंद्र पॉल, इसके अलावा अरविंद घोष, ये गरम दल के या उग्रवादी विचारधारा के लोग थे या उग्र प्रकार के लोग थे। ये अलग से प्रकार का समाज चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रश्न उठाया था कि भारत के समाज का सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ स्वराज्य नहीं आ सकता, जब तक सब शासन साम्राज्य नहीं आएगा तब तक यहाँ का समाज क्या है, सुधर नहीं सकता, क्योंकि भारत के नैतिक मूल्य, भारत की संस्कृति, भारत की नीति या यहाँ के धर्म रीति रिवाज अलग प्रकार के हैं, जबकि अंग्रेज उन पर अपनी नीति, अपने धर्म, अपने संस्कार, संस्कृति थोपना चाहते हैं। इसलिए अंग्रेज के इस मत को न मानकर बाल गंगाधर तिलक ने क्या है, अलग प्रकार की विचारधारा को स्वीकार किया और दूसरे प्रकार की आइडियोलॉजी के लोगों को अपने साथ लेकर चले, जिन्होंने मांग न करने के बाद बजाय स्वराज्य को अपना हक समझा और उसको लेने का प्रयास किया। इनकी आइडियोलॉजी के अनुसार अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही चाहिए, तभी क्या है भारत का विकास या भारत के समाज का सुधार हो सकता है। यानी जो दोनों आइडियोलॉजी है, दोनों विचारधारा है उदारवादियों की और जो हमारे गरम दल के लोग हैं, इनकी जो विचारधारा है उनमें मुख्य अंतर यही है कि उदारवादी ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत को छोड़कर न जाएं, जबकि ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों का भारत से छोड़कर चला जाना ही सबसे उत्तम रहेगा भारत के लिए। ये क्या है, कांग्रेस की प्रक्रिया है जिसके लिए उन्होंने कई सुधार किए थे और कार्य भी किए, साधारण लोगों की, जनता की सेवा की उन्होंने। इसके अलावा एक स्वशासन आंदोलन चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, स्वशासन आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा जब आयरिश
होम रूल लीग के आधार पर हाँ स्वशासन आंदोलन चलाया गया 1916 में। एनी बेसेंट जिन्होंने क्या है आयरिश होम रूल के आधार पर इस नमूने के आधार पर क्या है भारत में अलग अलग स्थानों पर होम रूल लीग स्थापना करने की क्या है घोषणा की कि हाँ हमें इस प्रकार का नियम या इस प्रकार की व्यवस्था को शुरू करना चाहिए ताकि हमारा खुद का शासन क्या है शुरू हो सके। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने भी क्या है इसकी शुरुआत की और पूना में क्या है एक होम रूल लीग की शुरुआत की। ये एक स्वशासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। थोड़ा बहुत भी अगर इसमें इम्पोर्टेंट हो तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट अपना जो है वो देखते हैं कि 1919 से लेकर 1947 तक जो आंदोलन हुए थे या जितने भी प्रकार के सत्याग्रह हुए थे वो किस प्रकार से भारत की आज़ादी में और भारत को आज़ादी दिलाने में क्या है उनका पक्ष रहता है, उनका क्या योगदान है, उसके बारे में देखते हैं। आज के इस वीडियो में अपने सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, एक तो रोलेट एक्ट और एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए रोलेट एक्ट जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन के लोगों ने या ब्रिटिश सरकार ने भारत को दिलासा दिलाई थी कि वो उनके अधिकारों में वृद्धि करेंगे। लेकिन होता ये है कि 1917 में सिडनी रोलेट ने एक समिति बनाई और उसके तहत एक बिल पास करवाया गया जो कब जाकर पास होता है 19 मार्च 1919 में जाकर पास होता है। अब अंग्रेज़ों ने कहा यह कि भारत को छूट दी जाएगी, उनको थोड़े अधिकार ज़्यादा दिए जाएंगे भारत के लोगों को। लेकिन उसके विपरीत क्या करते हैं, जब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो उससे पहले सिडनी रोलेट के द्वारा संसद में एक बिल पास करवाया जाता है 19 मार्च 1919 को जो पास होता है, जिसका नाम है रोलेट एक्ट या भारतीयों के अनुसार जिसको काला कानून कहा जाता था। कानून के अकॉर्डिंग था क्या कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है, उसको सज़ा दी जा सकती है, सिर्फ किसके आधार पर, संदेह के आधार पर। और इसके साथ साथ इसमें क्या था कि उस व्यक्ति को जिसको सज़ा दी जा रही है उसको इस कानून के अनुसार ना कोई अपील करने की छूट है, ना वो कोई इसी प्रकार की दलील दे सकता है और ना ही वो कोई वकील कर सकता है। ना दलील, ना अपील, ना कोई वकील, सीधा क्या होगा, सज़ा दी जाती थी इस काले कानून या रोलेट एक्ट के द्वारा, जिसको पास करवाने वाला था सिडनी रोलेट। पास होता है 19 मार्च 1919 को यह कानून पास होता है। और इसी कानून के पास होने के कारण भारत में एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है और वो कहाँ होता है, जलियांवाला बाग के अंदर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में जब लोग इस कानून के खिलाफ क्या है बैठक कर रहे थे बैसाखी के दिन, तब जनरल डायर वहाँ पर क्या है गोली चलाने का आदेश दे देता है। और जब तक अंग्रेज़ों की बंदूकों से कारतूस ख़त्म नहीं होते वो लगातार गोली चलाते रहते हैं। ऐसा मानना है कि 20,000 लोग उस दिन उस बाग में इकट्ठा हुए थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी प्रकार के लोग थे। और अंग्रेज़ों के अनुसार उसमें सिर्फ 379 डेथ हुई थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा मानती है कि लगभग 1000 के करीबन लोग उसमें मरे थे। और जनरल डायर ने ये इस प्रकार का भयंकर नरसंहार किया और जो किसका रिजल्ट था, इसे रोलेट एक्ट का रिजल्ट था। तो आज के टॉपिक में अपने सिर्फ इतना ही कवर करते हैं। धन्यवाद।